हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेन कुमार आपके अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं, उसमें से अधिकतर एग्ज़ामों में हिंदी आती है। तो आज उसी विषय में हम हिंदी के बारे में थोड़ा अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो वर्णमाला शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, हम आज वर्णमाला के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो जो हमारा वर्ण होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात की जाए वर्णमाला, तो वर्णमाला जो होता है इसमें कई वर्ण, ये कई वर्णों से मिलकर बना होता है। कई वर्णों से मिलकर बना होता है। जब कई वर्णों से मिलकर बना होता है तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बात की जाए वर्णमाला, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, वर्णों का। और वर्णों को हम क्या कहते हैं, अक्षर। वर्णों को हम क्या कहते हैं, अक्षर। देखिए, जब आ लग जाता है, जब किसी चीज में आ लग जाता है तो वो हमारा नकारात्मक अर्थ देता है। नकारात्मक अर्थ देता है। आ लगने से नकारात्मक अर्थ आता है। मतलब क्षर, क्षर का मतलब होता है नुकसान या विनाश करना। तो जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके उसको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर या वर्ण, इसी को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला में अगर देखा जाए तो जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट में, ठीक उसी प्रकार हम वर्णमाला जो हिंदी की होती है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले होता है स्वर, फिर होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्वर होते क्या हैं। तो स्वर, अगर कोई पूछे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। फिर से एक बार समझिएगा, जो स्वर होते हैं इनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। अर्थात जैसे लिखे हैं आ ई, तो इनको जैसे आ बोल रहे हैं तो इसमें अन्य किसी वर्ण इसमें हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। जैसे ई बोल रहे हैं तो इसमें हम कोई अन्य वर्ण नहीं सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। अगर कोई पूछे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो हम लोगों को ये बताना है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। अर्थात बगैर स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो का से ज्ञ तक होता है तो कुछ अक्षर तो हमारे आधे होते हैं। जैसे का है तो का को आधा हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे गा है, गा को ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे हमारा है, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं उनको हम आधा नहीं बना सकते। तो उसके नीचे हम क्या, जैसे ऐसे है, अब का में ऐसे हलंत लगा दिया, तो ये का और ये का, ये दो का हैं। इन दोनों का में हम देख रहे हैं कि अंतर क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये जो का है इसमें हलंत का प्रयोग किए हैं। तो हलंत का प्रयोग हम व्यंजन को स्वर रहित बनाने में करते हैं। किसमें, स्वर रहित बनाने में करते हैं। अर्थात इसमें केवल जो का लिखा है, इस का में अगर हलंत लग गया तो आ जो हमारा है ये नहीं लगा। लेकिन ये जो का है इसमें अगर देखा जाए
तो का प्लस आ मिला हुआ है। तो व्यंजन आप लोग समझ गए होंगे कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात ये जो कहा है इसमें हलंत का प्रयोग किए हैं, तो इसमें आ हमारा हट गया, स्वर हमारा हट गया, स्वर इसमें नहीं है, लेकिन ये जो है इसमें स्वर हमारा मिला हुआ है। तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर को स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये स्वयं में बोले जा सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर स्वर की बात की जाए देखिए, आ से लेकर आ इ उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अंक आहा। तो ये जो यहाँ अंक आहा है, अंक आहा को हम वर्णमाला के दो भाग होते हैं, हम बताएं दो पार्टों में इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो अंक और आहा है इसको ना तो हम स्वर में रखते हैं और ना ही व्यंजन में रखते हैं। तो अंक और आहा को हम किस में फिर रखते हैं? तो अंक आहा को हम रखते हैं आयोग वाह। किस में रखते हैं? आयोग वाह में। तो आयोग वाह की संख्या हमारी कितनी हुई? 2। तो अगर पूछें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी होती है, स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी होती है उसको हम आयोग वाह कहते हैं। और आयोग वाह की संख्या 2 होती है, अंक और आहा। तो इनको ना तो हम स्वर में करते हैं काउंट और ना ही व्यंजन में करते हैं। अब बात कर रहे हैं स्वर। आ से लेकर औ तक जो हमारे स्वर हैं तो आयोग वाह 2 होते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए। अब इनमें हम पढ़ रहे हैं स्वर में। देखिए, स्वर सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो स्वर को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। स्वर को 3 भागों में बांट रहे हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम ये जो आ से लेकर औ से औरत तक हैं इनको हम जो बांट रहे हैं, अगर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि इनके नाम से ही लग रहा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है ह्रस्व से बड़ा, अर्थात इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगे। लेकिन जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो इसके बारे में एक एक करके हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, जिनको बोलने में कम समय लगे या जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ और ऋषि। आ, ई, ऊ और ऋषि। तो जो आ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि जो होते हैं इनको हम ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं? ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखते हैं। और दीर्घ स्वर, देखिए इनको हम ह्रस्व स्वर के अलावा इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं,
इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या आ, ई, उ, ऋषि, छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि। अब बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर हमने अभी बताया कि जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, अर्थात इनकी अपेक्षा दीर्घ स्वर को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और इनको एक नाम से हम और जान सकते हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर को बोलने में तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, दीर्घ स्वर की अपेक्षा, इन दोनों स्वरों की अपेक्षा और अधिक समय लगता है। जैसे हे राम, अरे, ओम। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामायण में ऐसे लिखा रहता है राम, ओम, इस तरह लिखा रहता है। तो जिसको बोलने में ज़्यादा समय, मुंह हमारा काफ़ी समय तक खुला रहे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा, राम, तो काफ़ी समय तक मुंह हमारा ओपन रहता, खुला रहता, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। तो इतनी बात हमारी समझ से आ गई होगी आप लोगों की समझ में। तो प्लुत स्वर को हम मिटा रहे हैं। तो एक बार इतनी बात समझ में आ गई कि ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि, और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। देखिए अभी हमने बताया कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, अब इन दीर्घ स्वरों को फिर हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है सजातीय दीर्घ संधि स्वर, एक होता है संयुक्त संधि स्वर। तो संयुक्त संधि स्वर क्या होते हैं, देखिए संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़, संयुक्त का मतलब होता है जोड़। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा संयुक्त परिवार, जिसमें मम्मी पापा, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची सभी लोग रहते हैं, उनको संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है मिलना, जोड़, काफ़ी लोग जो मिलजुल कर रहते हैं। सजाती, सजाती विजाती आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा। सजाती का मतलब होता है एक ही पद, एक ही क्रम के। तो जो बड़ा आ है ये छोटा और छोटा आ मिलके बड़ा बनता, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनती। उसी प्रकार ऊ में, बड़ा ऊ में होता है। लेकिन ये जो है ये अपनी सेम, अपने ही उसके जैसे, जैसे ऐसे एड़ी है तो ऐसे ऐनक है, तो ऐसा नहीं कि ए और ए मिलाकर हम ऐ बना दिया, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको हम संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संयुक्त संधि स्वर। ये ए, ऐ, ओ और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए अभी हमने इनको बताया था कि ये सजाती संधि स्वर नहीं कहलाते हैं, इनको हम संयुक्त संधि स्वर कहते हैं।
चूंकि ये अपने ही पद, अपने ही क्रम, अपने ही रैंक या पोजीशन वाले अनुरूप वाले शब्दों से, सॉरी वर्डों से मिलकर नहीं बनते। जैसे आ ये अलग वर्ड है, ई अलग वर्ड है, लेकिन अगर ये आ और आ होता या ई होता तो उसको हम सजाती कहते, सजाती संधि स्वर। लेकिन आ और ई दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए इसको हम संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं, संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं। तो आ और ई मिलके हमारा क्या बनता है, ए, और आ और ए मिलके क्या बनता है, ऐ। तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐ वर्ड किन किन वर्डों से मिलकर बना है, या फिर ए वर्ड किन किन वर्डों से मिलकर बना है। उसी प्रकार ओ और औ किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ओ जो है हमारा आ और ऊ से मिलकर बना है, और जो औ है ये आ और ओ से मिलकर बना है। जो ओ से ओखली होती है वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बना है। औ से औरत जो बड़ा ओ जिसको हम कहते हैं वो छोटा आ और ओ मतलब छोटा ओ से मिलकर बना है। तो संयुक्त संधि स्वर की संख्या 4 होती है। अयोग वाह हम पहले बता चुके हैं, अंक आहा को अयोग वाह कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि स्वरों की संख्या जो होती है वो आगे हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर कितनी होती है, रचना के आधार पर कितनी होती है। लेकिन सामान्यतः ऋषि जो होता है इसको आगे हम बात करेंगे कि लिखने की दृष्टि से स्वर होता है कि व्यंजन होता है। लेकिन अंक और आहा को हम अयोग वाह मानते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं आगत स्वर। ये आगत स्वर क्या होता है? देखिए आगत स्वर ये एक फारसी है, ये एक फारसी भाषा का है, या ये कह सकते हो ये फारसी भाषा से आया है और हमारी हिंदी भाषा में यूज में आने लगा, चलन में आने लगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कह देते हैं टॉफी, जैसे कह देते हैं हम लोग डॉक्टर। तो ये आगत स्वर, आगत स्वर क्या होता है? एक फारसी भाषा का शब्द है जो हमारी हिंदी भाषा के चलन में आ गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। जैसे कॉल, जैसे कहेंगे ना कॉल, टॉफी, कॉपी, डॉक्टर। तो आगत स्वर आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर जो संस्कृत भाषा होती है हमारी, संस्कृत भाषा में जो हमारा स्वर होता है, संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा जो होती है, संस्कृत भाषा में स्वर को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो अब इसमें देखो चा में हलंत लगा है, तो इसका मतलब अभी हमने बताया कि हलंत का प्रयोग व्यंजन को या वर्ड, चूंकि व्यंजन में लगेंगे तो जो व्यंजन है या जो वर्ड है इसको स्वर रहित, रहित और सहित में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता रहित, एक होता सहित। लेकिन रहित का मतलब ये होता है कि उसमें वो चीज नहीं है, उसमें वो चीज उससे वंचित है, हटी हुई है। लेकिन सहित, सहित का मतलब वो चीज उसमें व्याप्त है, उसमें मिली हुई है। तो हमने क्या बताया कि इसमें जैसे चा में हलंत लगा है तो इसमें जो हमारा स्वर आ है वो आ, ये जो वर्ड है ये स्वर रहित है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? एक होती भाषा की सार्थक इकाई, एक होती है वर्डों की व्यवस्थित क्रम को हम पहले ही बता चुके हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। अब अभी हम लोग आज स्वर ही के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा 2 मिनट और बचा है, स्वर को और
अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, एक होती है हमारी जिह्वा, जीभ होती है, जिह्वा के आधार पर, और एक होता है मुखाकृत, मतलब मुंह के बोलने के आधार पर, मुख खोलने के आधार पर। तो हम जिह्वा के आधार पर देख रहे हैं, जिह्वा के आधार पर, और एक दो देख रहे हैं हम मुख खोलने के आधार पर। देखिए, जिह्वा के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं स्वरों को। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर हम स्वर, हम बताएं कि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्वर को हम फिर यहाँ 2 भागों में पढ़ रहे हैं। एक जिह्वा के आधार पर, अर्थात जो हमारी जीभ होती है, जीभ के आधार पर, जीभ की क्रियाशैली के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशैली बोलने के आधार पर हम स्वर को फिर 3 भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इसमें आते हैं कि कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, और कौन सा पश्च स्वर है। देखिए, जो छोटा ई और बड़ा ई, छोटा ई बड़ा ई और ए, ये हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर जो हमारा होता है, ये आ होता है। देखो, अब छोटा हो गया, अभी बड़ा हम लोग नहीं लिखें, तो बड़ा आ। अब छोटी बड़ी हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी नहीं हुआ, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं हुआ। देखो, ऋषि की हम बाद में बात करेंगे। ऋषि अगर देखा जाए तो ये लिखने की दृष्टि से, अगर देखा जाए लिखने और बोलने की दृष्टि से, इसको हम किस में शामिल करते हैं, जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अभी केवल हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। अब हमारा क्या बच रहा है? छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ऋषि की हम बाद में बात करेंगे। ए आई हो गया, बच क्या रहा है? ओ और औ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अग्र स्वर 4 होते हैं, अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है, मध्य स्वर 1 होते हैं, और पश्च स्वर 5 होते हैं। तो 5 4 9 1 10। तो अब बात कर रहे हैं मुख खोलने के आधार पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, मुख खोलने के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? मुख खोलने के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। मुख खोलने के आधार पर हम स्वर का अध्ययन जो कर रहे हैं वो 4 प्रकार से कर रहे हैं। किस किस में कर रहे हैं? सबसे पहला होता है विवृत स्वर, फिर एक होता है अर्धविवृत, फिर उसके बाद होता है समृत, और फिर होता है अर्धसमृत। मुख खोलने के आधार पर, मुख के आकार पर, मुख खोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर हम स्वर को 4 भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। इसमें आप लोग स्वर लगा लीजिएगा, बस इसमें हम लोग पढ़ लें, फिर आगे कल अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए, हमको बांटना है आ से लेकर औ तक, ऋषि को हमको पढ़ना नहीं अभी। अब इसको हम लोग बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले विवृत स्वर। विवृत स्वर जो हमारा बड़ा होता है, जो हमारा बड़ा होता है। देखिए, विवृत स्वर को बोलने में पूरा मुंह खुलता है, विवृत स्वर को बोलने में पूरा मुंह खुलता है। अर्थात जैसे आ, जब बड़ा आ बोला जाता है तो हमारा पूरा मुंह खुलता है। देखिए, इनको बोलने में पूरे से थोड़ा कम मुंह खुले, पूरे से थोड़ा कम मुंह खुले। अब इसकी अपेक्षा इसमें कम मुंह खुलता है, जैसे आ, ओ, ए। तो अर्धविवृत को बोलने में तो पूरे से थोड़ा कम मुंह खुलता है, विवृत को बोलने में पूरा मुंह खुलता है। अब हम बात कर रहे हैं समृत और अर्धसमृत की। तो जो समृत होते हैं, ई, ऊ और ऊ, अर्थात छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसको हम क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। और अर्धसमृत हमारे कौन कौन से होते हैं? ओ और ए। अर्धसमृत की संख्या 2, समृत की संख्या 4, अर्धविवृत की संख्या 3 और विवृत की संख्या 1। तो
देखिए जो समृत होते हैं इसमें हम अगर बात करें जीभ और तालु, जो हमारी जीभ और तालु, आगे हम बात करेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अगर इनके बारे में अगर बात की जाए तो जो हमारे समृत होते हैं इसमें जीभ और तालु के बीच कम गैप होता है, जीभ और तालु के बीच कम गैप होता है। तो आज हम लोग स्वर के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को हमारी वीडियो मिल सकें। तो आज इसी के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद।